Brought to you by Techno Sport. स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नो स्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। देश में लोग क्रेडिट कार्ड का बिल और पर्सनल लोन की ईएमआई समय से नहीं भर पा रहे हैं। जी हाँ, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के एनपीए में भारी उछाल देखने को मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में कहा कि पर्सनल लोन सेगमेंट में एनपीए मार्च 2023 में 7,442 करोड़ रुपए से 51% बढ़कर जून 2024 में 11,210 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अगर कोई आदमी ड्यू डेट खत्म होने के बाद 90 दिनों के अंदर ईएमआई चुकाने में असफल रहता है तो उनके लोन को बैंक एनपीए की कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि बैंकों को अपने बांटे हुए कर्ज से ब्याज आय मिलनी बंद हो जाती है। एनपीए को नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड लोन भी कहते हैं। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन सेगमेंट में एनपीए बढ़ने की खबर ऐसे समय में आई है जब बैंक इस बात पर अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि उन्होंने अपना एनपीए घटाने में काफ़ी हद तक सफलता पा ली है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 में बैंकों का टोटल एनपीए 6.97 लाख करोड़ यानी मोटा माटी 7 लाख करोड़ के आसपास या परसेंट में 7% के आसपास था। बैंक जिसे घटाकर मार्च 2024 तक 4,56,000 करोड़ रुपए पर लाने में कामयाब रहे हैं। माने बैंकों का कुल एनपीए घटकर 3% से भी नीचे आ गया है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार क्रेडिट कार्ड एनपीए मार्च 2020 में 2,404 करोड़ रुपए था, जो कि जून 2024 तक 136% यानी 5,679 करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड के मामले में बैंकों का कुल एनपीए मार्च 2023 में 4,072 करोड़ रुपए रहा था, जबकि जून 2024 तक ये करीबन 40% के आसपास बढ़ गया था। ये भी बता दें कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बकाया दोनों ही अनसिक्योर्ड कैटेगरी के लोन में आते हैं। पर्सनल लोन फटाफट मिल जाता है, इसलिए लोग ज़रूरत पड़ने पर इसे तवज्जो देते हैं। हालांकि पर्सनल लोन पर बैंक काफ़ी ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं। वहीं कोई आदमी अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान ड्यू डेट पर नहीं कर पाता है तो बैंक बकाया राशि पर 42 से 46% तक का सालाना दर से ब्याज वसूलते हैं। आरबीआई के आंकड़ों में कहा गया है कि पिछले 3 साल में क्रेडिट कार्ड से लेन देन का जो ट्रांजैक्शन है उसकी वैल्यू 3 गुना बढ़ी है। मार्च 2024 को खत्म वित्तीय वर्ष के दौरान क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्च 18,31,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मार्च 2021 में क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्च 6,30,000 करोड़ रुपए था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो मार्च 2022 को खत्म हुए साल के दौरान क्रेडिट कार्ड लेन देन का मूल्य 6,30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,71,000 करोड़ रुपए और मार्च 2023 तक 14,32,000 करोड़ रुपए हो गया। फिलहाल की बात करें तो क्रेडिट कार्ड से हर महीने लोग करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर रहे हैं। हालांकि इसी साल सितंबर महीने में लोगों ने क्रेडिट कार्ड का जमकर इस्तेमाल किया। इस दौरान क्रेडिट कार्ड खर्च 1,76,202 करोड़ रुपए रहा, जबकि मार्च के 2021 के मार्च में ये रकम 72,319 करोड़ रुपए थी। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड्स की संख्या भी सितंबर 2024 तक तेजी से बढ़कर 10 करोड़ 61 लाख हो जाएगी। सितंबर 2023 में देश में कुल क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की संख्या 9 करोड़ 30 लाख दर्ज की गई थी। थोड़ा और पीछे यानी मार्च 2022 में देखें तो 7.36 करोड़ और मार्च 2021 में देश में टोटल क्रेडिट कार्ड 6.2 करोड़ थे। आंकड़े देखें तो जिस तेजी के साथ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले बढ़े हैं, वहीं क्रेडिट कार्ड का बकाया भी उसी रफ्तार से बढ़ा है। अक्टूबर 2024 तक क्रेडिट कार्ड बकाया 2,81,392 करोड़ रुपए हो गया, जबकि 2022 में यही क्रेडिट कार्ड का बकाया 2,49,635 करोड़ रुपए पर था। कार्ड बकाया वो रकम है जिससे ग्राहकों को बैंकों को चुकाना होता है। इस अवधि के दौरान बैंक अपने ग्राहकों से किसी तरीके का ब्याज नहीं वसूलते हैं। अब सवाल ये है कि देश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है और लोग कर्ज लेने को मजबूर क्यों हो रहे हैं। कुछ महीने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में ट्रांस यूनियन सिबिल के आंकड़ों के हवाले से एक रिपोर्ट छपी थी जो बताती है कि जून 2024 में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट 1.8% तक पहुंच गया था। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स का मतलब होता है कि लोगों ने क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च कर दिया, लेकिन जब उधारी चुकाने की बारी आई तो पेमेंट नहीं किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट के अनुसार जब आप कई महीनों तक अपने क्रेडिट कार्ड बिल पर जो बकाया राशि है, जो देय न्यूनतम राशि है, वो चुकाने में विफल रहते हैं तो इसे क्रेडिट कार्ड भुगतान डिफॉल्ट कहा जाता है। अगर आप 30 दिनों तक भुगतान करने में नाकाम रहते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड खाता सबसे पहले बकाया हो जाएगा। अगर आप बिना किसी न्यूनतम भुगतान के 6 महीने तक बकाया रखते हैं तो आपका खाता डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जून 2024 में क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि लगभग 2.7 लाख करोड़ पहुंच गई थी, जबकि कोरोना महामारी की शुरुआत से पहले यानी मार्च 2019
2023 में क्रेडिट कार्ड पर कुल बकाया राशि 87,686 करोड़ रुपए थी। इस तरह से पिछले 5 सालों में क्रेडिट कार्ड बकाया में 24% सालाना की दर से वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी तादाद में अब लोग बाय नाउ पे लेटर यानी कि अभी खरीदें बाद में भुगतान करें जैसे स्कीम्स के आने के बाद से क्रेडिट कार्ड्स का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं और जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जब ईएमआई चुकाने की बारी आती है तो वो नाकाम रहते हैं। इसके चलते क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करने वालों की तादाद तेजी से बढ़ी है। वहीं फ्रीड के फाउंडर रितेश श्रीवास्तव ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बताया कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले कई लोग क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू चुकाने के लिए कई दूसरे बैंकों या एनबीएफसी से छोटे छोटे पर्सनल लोन लेकर फंस जाते हैं। क्रिसिल रेटिंग्स ने पाया है कि क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन इस्तेमाल में 60% का इजाफा हुआ है। अब लोग होटल, फ्लाइट टिकट समेत दूसरे बिलों का भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। भारत में बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड्स की टोटल संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि साल 2011 में देश में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों की तादाद महज 2 करोड़ के आसपास थी। कई जानकारों का ये भी कहना है कि लोगों की बचत घटी है, इसके चलते लोग क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का सहारा ले रहे हैं। रिजर्व बैंक ने इसी साल जून में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि कोरोना के बाद से लोगों के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ा है, उनकी बचत घटी है। इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार आनंद जेसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2023 में टोटल घरेलू बचत जीडीपी के 18.4% तक गिर गई। ये पिछले कुछ सालों के औसत स्तर से कम है। वित्त वर्ष 2013 से वित्त वर्ष 2023 के बीच औसत घरेलू बचत 20% के आसपास रही है। देश में घटती हुई घरेलू बचत के खतरे को भांपते हुए इसी साल 10 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की थी। उस दौरान बैंकों से जमा और कर्ज के बीच जो डिसबैलेंस, जो असंतुलन दिख रहा है, उसे दूर करने के लिए उसके उपाय करने को कहा था। उन्होंने बैंकों को सलाह दी थी कि वो ऐसी नई स्कीम्स और लुभावनी स्कीम्स लेके आएं ताकि लोग अपना पैसा बैंकों में जमा कर सकें। अब आपके काम की एक और खबर का रुख करते हैं। आने वाले दिनों में आपके घर का बजट गड़बड़ा सकता है। जी हाँ, रोजमर्रा में इस्तेमाल में आने वाली कई चीज़ों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ते दिख सकते हैं। इनमें चाय, खाद्य तेल से लेकर के साबुन और स्किन क्रीम जैसी चीज़ें शामिल हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रत्नाभूषण की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस महीने से हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, टाटा कंज्यूमर, पार्ले प्रोडक्ट्स, विप्रो कंज्यूमर, मैरिको, नेस्ले और अडानी विल्मर जैसी एफएमसीजी कंपनियां कई चीज़ों के दाम 5 से 20% बढ़ा देंगी। इन कंपनियों का कहना है कि कमोडिटीज़ की लागत बढ़ी है और जो सीमा शुल्क है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए उन्हें अपने कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सितंबर में खाद्य तेल पर आयात शुल्क में 22% का इजाफा हुआ है, जबकि इसी साल जनवरी से अब तक कुल मिलाकर खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी में 40% का जोरदार उछाल आया है। इसके चलते इन कंपनियों की जो उत्पादन लागत है वो बढ़ गई है। साल 2023 में भी चीनी, गेहूं का आटा और कॉफ़ी जैसी कई प्रमुख चीज़ों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़े थे। आज के बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले एक जरूरी सूचना, इंदौर में फिर होने वाला है लिट चौक। 20, 21 और 22 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में जुटेंगी देश भर की कला, साहित्य, राजनीति समेत तमाम क्षेत्रों की हस्तियां। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक होगा ये जमावड़ा, आप भी पहुंचिए। आज का खर्चा पानी बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।